हेलो स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, जे मेन के क्वेश्चन चल रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर के, उनको आगे बढ़ाते क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। सवाल में क्या दिया है? टू बॉडीज आर हैविंग काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशो 16:9। देखो, दो बॉडी है, दो पार्टिकल कह लो, और उनका जो काइनेटिक एनर्जी का रेशो है वो 16:9 है। मान लो एक पार्टिकल है जिसका m1 मास है, दूसरा पार्टिकल है जिसका m2 मास है। पहले पार्टिकल की स्पीड v1 है, दूसरे पार्टिकल की स्पीड v2 है। इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की हो जाएगी हाफ m1v1 स्क्वायर, और दूसरे की हो जाएगी हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है। अब इन्होंने दिया है काइनेटिक एनर्जी का रेशो 16:9 है, तो दोनों का रेशो कर दो k1/k2। वो 16/9 दिया हुआ है। चलो k1 का वैल्यू रख लो, हाफ m1v1 स्क्वायर बटे में हाफ m2v2 स्क्वायर बराबर 16/9। हाफ से हाफ कट गया, m1v1 स्क्वायर बटे में m2v2 स्क्वायर बराबर 16/9। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने ये भी कहा है कि इनका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो सेम है। तो पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले पार्टिकल का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मतलब पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, बराबर है दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। तो m2 इंटू v2 ये दिया है इन्होंने, ये गिवन है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो इसका मतलब m1v1 बराबर m2v2 है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को m1v1, और ये v1 का स्क्वायर था तो v1 को 2 बार लिख लेता हूं इनटू में v1, और बटे नीचे m2v2 का स्क्वायर है तो m2v2 को अलग करके और v2 को अलग कर लेता हूं 16/9। अब m1v1 m2v2 इक्वल है, आपस में कट गए, तो यहां से v1/v2 की वैल्यू 16/9 आ गई। लो जी, ये आ गई दोनों की वेलोसिटी का रेशो। लेकिन पूछा था उनके मास का रेशो, कोई दिक्कत नहीं। m1/m2, यहां से इस m2 को इस m1 के बटे में ले जाओ तो ये v1 इसके बटे में चला जाएगा v2 के, तो v2/v। अब यहां से v2/v1 की वैल्यू रख दो यहाँ, तो m1/m2 बराबर v1/v2 तो 16/9 है, ये उल्टा हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, या 9:16। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था इस सवाल में। इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे कि अगर सीधे मोमेंटम का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की टर्म में आपको पता हो, वो भी मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ, उससे भी सीधे कर सकते हो आप इसको, उससे सीधे हो जाएगा। किसी भी पार्टिकल का अगर मोमेंटम पता है, मान लो p, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है। ये आप सीधे सीधे अगर आपको पता है तो इस फॉर्मूले का यूज करके ये सवाल बस 3-4 सेकंड का ही है, एकदम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%। मान लीजिए एक बॉडी है, उसका मोमेंटम 50% बढ़ा दिया, तो उसका मोमेंटम, मान लो पहले p था 100, p1 कह लो इसको, और अब 50% बढ़ा दिया तो उसका जो मोमेंटम हो गया 150 हो गया,
क्योंकि 100 का 50% होता है 50। अब आप 100 का 50% बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज बताना है। देखो बॉडी तो वही है, उसका पहले मोमेंटम 100 था, 150 कर दिया, 50% बढ़ा दिया। अब चाहे उसकी वेलोसिटी बढ़ाई हो, चाहे उसका मास बढ़ाया हो, वो हमें नहीं पता। उसका मोमेंटम पहले 100 था, अब मान लिया हमने 150। उसकी पहली काइनेटिक एनर्जी K1 कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन मोमेंटम के टर्म में क्या होता है? मोमेंटम की टर्म में होता है पी स्क्वायर बटे 2m। तो पहली इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी P1 का स्क्वायर बटे में 2m, m इसका मास हो गया। और दूसरी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी बार में इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी P2 का स्क्वायर और बटे में 2m, ये आ जाएगी इसकी। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज बताना है कि कितने परसेंट बढ़ी। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट या डेल्टा के कितना बढ़ा, तो उसका फॉर्मूला होता है जितना बढ़ा डेल्टा के बटे पहले जितना था K1 और इनटू में 100। ये याद रखना, कोई भी चीज कितनी बढ़ी उसकी अगर परसेंटेज निकालनी है तो पहले ऊपर लिखो जितनी बढ़ी, बटे में लिखो जितनी उसकी पहली वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, और इनटू में 100 कर दो। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब डेल्टा के होता है K2 माइनस K1 बटे में K1 और इनटू में 100। चलो K2 की वैल्यू लिख लो, P2 स्क्वायर बटे में 2m माइनस K1 की वैल्यू P1 स्क्वायर बटे में 2m और बटे में K1 की वैल्यू P1 स्क्वायर बटे में 2m और इनटू में 100। अब ऊपर नीचे से 1/2m कॉमन आके कट गया, ऊपर बचा P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर बटे में P1 का स्क्वायर इनटू में 100। P2 कितना है? तो P2 है सर 150, 150 का स्क्वायर माइनस P1 है 100, 100 का स्क्वायर बटे P1 100 का स्क्वायर इनटू में 100। 100 से एक पावर कट जाएगी, ऊपर 150 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा देंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया 150 प्लस 100, 150 माइनस 100 और बटे में 100। ये आ गया 150 प्लस 100 250 इनटू में 150 माइनस 100 50 और बटे में 100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 125, 25 पंजे 125, 125% आ गया इसका आंसर। आंसर आ गया 125%। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? 125% बढ़ गई। आसान सवाल था, बस उसका तरीका समझो और फॉर्मूला समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, 5 kg की बॉडी है, ओके, मूविंग विद मोमेंटम, मोमेंटम इसका 10 kg मीटर पर सेकेंड है, ओके। नाउ ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, इस पे एक फोर्स लगा दिया F, कितना? 2 न्यूटन का, और एक्ट्स ऑन बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, इसी के मोशन की डायरेक्शन में लगा दिया फॉर 5 सेकेंड। कितनी देर के लिए लगाया? 5 सेकंड के लिए लगा दिया, तो T बराबर 5 सेकंड के लिए लगा दिया। इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा? मान लो पहली काइनेटिक एनर्जी K1 और बाद वाली K2, तो डेल्टा K पूछा है, K2 माइनस K1 ये पूछा है। आसान सा सवाल है। एक बात बताओ, आपने एक थ्योरम पढ़ी है, मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम या इम्पल्स
मोमेंटम थ्योरम। ये क्या थी? इम्पल्स जे बराबर होता था डेल्टा पी, मोमेंटम के चेंज के बराबर। इम्पल्स का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू में टाइम, और डेल्टा पी को लिख सकते हो आप P2 माइनस P1। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसका मैं यूज करने जा रहा हूं। बॉडी पर फोर्स लगा है 2 न्यूटन, F की जगह लिख लो। कितने टाइम के लिए लगा? 5 सेकेंड। T की जगह 5 लिख लो। P2, इसका पहला मोमेंटम P1 10 था, और दूसरा मोमेंटम P2 हमें चाहिए, निकाल लेंगे यहाँ। चलो, तो P2 तो निकालना है, माइनस P1 कितना था? 10। 5 इंटू 2 10 बराबर P2 माइनस 10, इधर लेके जाओ तो ये P2, इसका फाइनल मोमेंटम आ गया 10 प्लस 10 मतलब 20 kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। अब देखो ये P2 तो आ गया, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। चलो, इसकी काइनेटिक एनर्जी K1, तो P1 स्क्वायर पहली काइनेटिक एनर्जी, और बटे में 2m मास इसका, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी K2, तो P2 स्क्वायर बटे में मास 2। अब डेल्टा K निकालना है, तो K2 माइनस K1 मतलब P2 का स्क्वायर बटे 2m माइनस P1 का स्क्वायर बटे 2m, बटे में 2m एलसीएम आ गया, P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। P2 कितना है? 20 का स्क्वायर, माइनस P1 कितना है? 10 का स्क्वायर, और बटे में 2m। m की वैल्यू, मास इसका कितना दे रखा था? 5 kg, तो 5 हो। सॉल्व कर लो। 20 का स्क्वायर आ गया 400, माइनस 10 का स्क्वायर 100, और बटे में 10। 400 माइनस 100 हो गया 300, बटे में 10, 0 0 कट गया, तो 30 इसका डेल्टा के आ गया, 30 जूल। मतलब इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 30 जूल। तो आसान सवाल था ये, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A small block of mass 100 gram is tied to a spring of spring constant 7.5 Newton per meter and length 20 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग है, ये रहा इस तरीके का, उसमें एक तरफ तो 100 ग्राम का ब्लॉक लगा हुआ है। 100 ग्राम का, ये बाहर लिख देता हूं इसको, और एक तरफ से फिक्स है स्प्रिंग, ए पॉइंट पर फिक्स है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है 7.5 न्यूटन पर मीटर। अब स्प्रिंग को घुमाएंगे। स्प्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है यहां से यहां तक की? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अदर एंड ऑफ स्प्रिंग फिक्स्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ए पॉइंट पर फिक्स है। अब इस स्प्रिंग को घुमाया जा रहा है 5 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो ओमेगा स्पीड से इसको घुमा दिया। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 5 रेडियन पर सेकंड। ओ पॉइंट के अबाउट स्प्रिंग में टेंशन बतानी है। पहली बात, होगा क्या, ये स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ पहले कितनी थी? 20, मान लो यहां तक थी 20 सेंटीमीटर। अब थोड़ी और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? मान लो x बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि किसी भी बॉडी को घूमने के लिए
सेंटर की तरफ लगता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। अब वो AC जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ सेंटर की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन, तो वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा स्प्रिंग के अंदर टेंशन से, स्प्रिंग के अंदर आई हुई टेंशन से मिलेगा वो। अब टेंशन तब तक नहीं आती स्प्रिंग के अंदर जब तक वो खींचे ना, क्योंकि स्प्रिंग की टेंशन का फॉर्मूला होता है kx। k है स्प्रिंग कांस्टेंट और x है स्प्रिंग के अंदर का खिंचाव। तो स्प्रिंग थोड़ा सा लेंथ में बढ़ जाएगा और अब वो घूमता रहेगा ओमेगा स्पीड के साथ। तो इसका मतलब यहां से साफ साफ ये दिखाई दे रहा है हमको कि जो ये स्प्रिंग की टेंशन है T, यही इसको अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल, अब यही टेंशन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये टेंशन कितनी है kx। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m r, r उसकी रेडियस, ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां से हमारे पास क्या क्या है। जिस सर्किल में ये स्प्रिंग घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है? देखो यहां से यहां तक है, ये रेडियस है r। तो r की वैल्यू हो गई 20 प्लस x, तो k तो हो गया 7.5, फिर इनटू में x इज इक्वल टू m, m हो गया इसका मास, तो मास कितना था भाई? 100 ग्राम। तो 100/1000 कर दो, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। r हो गया 20 प्लस x, तो 20 प्लस x। ओमेगा स्क्वायर घूमने की स्पीड, उसकी घूमने की स्पीड थी 5 रेडियन पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर, 2 0 कट गई, एक 5 से 10 को काटा 2, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लो 7.5 में, तो ये हो गया 15x, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लिया हमने, उधर रह गया 20 प्लस x इंटू में 5 से 15 को काट दो 3, ये आ गया 3x बराबर 20 प्लस x। इसे इधर ले आओ 3x माइनस 2x माइनस x सॉरी बराबर 20, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, ये काटा तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। चेक करो, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर कितना खिंचाव आया ये हमें पता चल गया। अब इस खिंचाव की वजह से स्प्रिंग के अंदर की टेंशन, लेकिन हमें तो टेंशन निकालनी है, मतलब kx निकालना है। स्प्रिंग के अंदर की टेंशन तो kx है। k कितना है? 7.5 और x कितना है? 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में नहीं रखना है, यहाँ मीटर में रखना है, तो 100 से कर दो डिवाइड, ठीक है। तो 100 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0 से 0 कैंसिल, 0.75 न्यूटन टेंशन आ गई। अब जरा इसको चेक कर लो, 0.75 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। आसान सा सवाल था, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने बताया था सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन पिछले चैप्टर्स में भी आए, इसमें भी आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम, पार्टिकल का मास 10 ग्राम दिया है, ओके, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ए, रिटार्डेशन है ये, रिटार्डेशन ए कितना दिया है? वो दिया है 2x, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, x क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है, ओके। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर अबव डिस्प्लेसमेंट इज, काइनेटिक एनर्जी का लॉस दिया है ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, तो n की वैल्यू बतानी है। अगर आपको मैं बताऊं, अगर मैं बताऊं आपको कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है
या काइनेटिक एनर्जी का जो गेन होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम वो क्या कहती है, किसी भी बॉडी पर किया गया टोटल वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, डेल्टा के बराबर होता है। अब चाहे ये लॉस हो या गेन हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हो चाहे घटी हो, डेल्टा के निकालना है तो उस पर किया हुआ टोटल वर्क निकाल लो, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे कहती है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में किसी भी बॉडी पर किया हुआ टोटल वर्क डेल्टा के बराबर होता है, ये लगाएंगे। अब यहां पे इस पार्टिकल पे, ये 10 ग्राम का पार्टिकल है, 10 ग्राम का पार्टिकल है और सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में और रिटार्डेशन लगा है ए। देखो पार्टिकल अगर राइट की तरफ चल रहा है तो रिटार्डेशन हमेशा उल्टा लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। ठीक है, तो रिटार्डेशन कितना है 2x। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमें निकालना है। तो चलो एक काम करो, पहले ए दिया है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन से इस पे बॉडी पे लगने वाला रिटार्डिंग फोर्स निकाल लो। रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होता है F बराबर ma। तो m हो गया मास और a हो गया इसका रिटार्डेशन। तो m इंटू रिटार्डेशन कितना है 2x, तो इंटू में 2x, तो ये आ गया 2mx। ये आ गया इसका रिटार्डिंग फोर्स F। तो अब इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन होगा तो इस पे पीछे की तरफ एक रिटार्डिंग फोर्स होगा। बॉडी आगे जा रही है पर रिटार्डिंग फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसके अपोजिट, तो रिटार्डिंग फोर्स पीछे लग रहा है F। अब ये जो F है ये यहां पर कितना वर्क करेगा, बॉडी आगे जाएगी तो आगे जाने पर ये वर्क करेगा, सीधी सी बात है। कितना वर्क करेगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है, कोई भी फोर्स वर्क कितना करता है, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब बॉडी आगे जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट डी एक्स आगे की तरफ होगा, तो एफ डॉट डी एक्स होता है ये। तो यहां से वर्क आ जाएगा एफ डी एक्स, ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो एफ और डी एक्स के बीच में एंगल कितना है 180, तो कॉस 180। देख लो एफ तो पीछे की तरफ है और डी एक्स आगे की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू -1, तो एफ डी एक्स ये वर्क आ गया माइनस का एफ डी एक्स। चलो एफ की वैल्यू रख लो, तो डब्ल्यू बराबर आ गया माइनस में एफ 2mx। एफ की वैल्यू देखो यहाँ पे रख दी मैंने, ये एफ की जो वैल्यू थी ये उठा के यहाँ रख दी, तो 2mx इंटू में डी एक्स। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, तो इन्होंने बोला मूव्स इन स्ट्रेट लाइन लॉस ऑन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इट्स काइनेटिक एनर्जी फॉर अबव डिस्प्लेसमेंट। अबव डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स की टर्म में ही करना है, लिमिट 0 से एक्स रख दो फिर। तो भाई जहां से चला उसका डिस्प्लेसमेंट 0 मान लेते हैं, जैसे यहां से चला था, और जहां पे पहुंचा होगा वहां पे उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेते हैं। तो माइनस का 2m तो बाहर आ गया, एक्स की पावर 1 है, अब अंदर बचा x और लिमिट 0 से x dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस का 2m, x की पावर 1 का होता है x की पावर 2/2 और लिमिट 0 से x। 0 से x तो सेम वही आ जाएगा, पहले ऊपर वाली लिमिट को रखेंगे x की जगह फिर नीचे वाली को, तो सेम यही आ जाएगा। माइनस का ये 2 से 2 कट गया, माइनस का mx² आ गया, ये वर्क आ गया। तो इस बॉडी पर एक ही फोर्स लगा था, वो था F।
और उसकी वजह से किया हुआ वर्क कितना आया ये, तो हमारा टोटल वर्क आ गया W टोटल माइनस का mx²। अब हम यूज करने जा रहे हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या है, W टोटल बराबर डेल्टा के, ये कितना है W टोटल माइनस का mx² बराबर डेल्टा के। अच्छा ऊपर देखो डेल्टा के की वैल्यू दे रखी थी इसने, ये 10/x की पावर -n, 10/x की पावर -n ये दे रखी थी। और ये भी कहा था कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये माइनस में लेनी पड़ेगी हमको। माइनस यहाँ पे ये जो माइनस आ रहा है ना, ये इसीलिए दिखा रहा है ये यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है तो ये माइनस में ले लो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है इसलिए इसको एनर्जी को हमने माइनस में ले लिया। m कितना था, बॉडी का मास 10 ग्राम, m की जगह लिख दो 10 इस m की जगह, और बटे में 1000 से कर दो डिवाइड, किलोग्राम में बदलने के लिए, बराबर उधर बचा 10/x की पावर -n, ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया x/10 की पावर 2। देखो 100 को मैंने 10 का स्क्वायर लिख लिया और ऊपर x² है, और इधर 10/x की पावर -n। अब हम यहां से क्या करने वाले हैं, यहां से एक काम करो, इसको उल्टा कर दो। आपको पता है ना, अगर किसी की पावर जैसे a की पावर -x है, अगर उसे उल्टा करके लिख दे 1/a की पावर +x हो जाएगी, तो ऐसे ही इसको उल्टा करके लिख दो, 10/x को उल्टा कर दो, x/10 हो जाएगा, और उसकी पावर हो जाएगी -n के बजाय +n, और ये भी इधर x/10 की पावर 2। दोनों तरफ की कंपेयर करो, इधर x/10 की पावर 2 है और इधर x/10 की पावर n है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई 2। तो आसान सवाल था, कुछ नहीं, लेकिन बस वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे लग रही है वर्क एनर्जी थ्योरम, तब आप इसको सही से यूज कर पाओगे। चलिए बाकी यहीं पे खत्म करते हैं, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, कल करेंगे, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे। आज हॉर्न की ज्यादा आवाज थी तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस रहा, कोशिश करेंगे कल ना हो। चलिए बच्चों कल मिलेंगे।